विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर क्लास के अंतर्गत। विद्यार्थियों, हम इस श्रृंखला के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस पेपर पर हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर है व्यवहारवादी उपागम। हालांकि इससे पिछला जो वीडियो था वहीं से हमने ये डिस्कशन आरंभ कर दिया था और उससे पहले हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर उस पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत में हमने व्यवहारवाद का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी प्रमुख रूप से उन पर हमने डिस्कस किया था। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगे कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण हमने दो टॉपिक आज के लिए लिए हैं और उसमें पहला टॉपिक होगा कि व्यवहारवाद का विकास और सेकंड व्यवहारवाद के उदय के कारण। इन दो टॉपिक्स पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से मैं बता चुका हूं बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। यहाँ से एक जो आपका 20 नंबर का जो निबंधात्मक प्रश्न है वो अवश्य आने वाला है, आप ये मान लीजिए। अधिकतर वो आता ही आता है और जो छोटे क्वेश्चन है उनमें से भी मतलब क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का आपके जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो भी आ सकता है और छोटे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो किस तरीके से वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पूरा जो आपके लिए वीडियोस ये बनाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो आज का जो पहला टॉपिक है वो हम देखते हैं। विद्यार्थियों, ये जैसा कि मैंने बताया कि व्यवहारवाद का विकास, इस टॉपिक को हम 2 स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। हालांकि यहाँ आप जो देख पा रहे हैं भाग 1, जो व्यवहारवाद का विकास भाग 1, तो यहाँ भाग 1 और अगली स्लाइड में भाग 2 मिलेगा। इसका मतलब केवल यहाँ और कुछ भी नहीं है, ये एक ही टॉपिक है, व्यवहारवाद का विकास। ठीक है, यहाँ भाग 1 और भाग 2 तो मैंने 2 स्लाइड में इनको डिवाइड किया है क्योंकि एक स्लाइड में फिर कंटेंट ज़्यादा था, तो इसलिए एक स्लाइड में थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने यहाँ 2 स्लाइड बनाई है उसकी। बाकी टॉपिक आप इसको एक ही है, कंटिन्यू रूप से हम सेकंड स्लाइड पे भी आएंगे। तो यहाँ इस व्यवहारवाद के विकास का मतलब है कि इससे पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण था या परंपरावादी दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, उसको हमने डिटेल से प्रथम अध्याय में भी पढ़ा था। तो वहाँ से लेकर फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी उसमें क्या स्थितियाँ थी, ऐसी क्या कमियाँ थी, उनको भी जिक्र आगे करेंगे। लेकिन परंपरावाद से व्यवहारवाद की ओर कैसे हम आगे बढ़े, हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण का विकास कैसे था वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ व्यवहारवादी जो आंदोलन है वो कैसे कैसे किस किस तरीके से उसका विकास हुआ, किन किन विचारकों का योगदान हुआ और कुछ मोटी मोटी जो बातें विकास को लेकर, वैसे विकास यात्रा बहुत लंबी है लेकिन उसके लिए कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं और जो वो बातें आपके इस टॉपिक में भी काम आएंगी और वैसे भी अलग से भी उन बातों का आपके लिए महत्वता है, अन्य कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके इस स्नातक के स्तर के एग्जाम की दृष्टि से भी। तो यहाँ उन मोटी मोटी जो बातों को, जिससे कि पूरी विकास यात्रा जो व्यवहारवाद की है, व्यवहारवादी आंदोलन की है, कि किस तरीके से परंपरावादी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हुआ, आगे जन्म लिया व्यवहारवाद ने। तो व्यवहारवाद का पूरा जो विकास यात्रा है वो इस टॉपिक के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। अगली साइड में भी आप इसी से संबंधित देखेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ फर्स्ट बुलेट में आप देख पा रहे हैं, जो पहली बात आप देख रहे हैं कि राजनीति चिंतन के इतिहास में जो व्यवहारवादी मान्यताओं का प्रयोग है, इससे पहले मतलब जब व्यवहारवाद का जो औपचारिक रूप से जो आगाज है वो माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध से। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से औपचारिक रूप से व्यवहारवाद का आगाज, जिसकी शुरुआत मानी जाती है इस आंदोलन की, और वो रहती है 1969 तक ये दौर रहता है और फिर उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से शुरू होता है। तो वो भी सारा हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ
जो पहले बुलेट्स में कहा जा रहा है कि ये जो मान्यताएं हैं जो व्यवहारवाद के द्वितीय विश्व युद्ध के समय उभर के सामने आई और जिन मान्यताओं को लेकर इस क्रांति ने, इस आंदोलन ने जन्म लिया, तो ये मान्यताएं पहले भी हमें देखने को मिलती है। और ये तीन विचारक आप देख रहे हैं, अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों विचारकों, ये तो पूरी जो राजनीतिक चिंतन की जो धारा रही है पूरी यूनान काल से लेकर, जिस तरीके से प्लेटो को प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान का जनक उनके शिष्य अरस्तु को कहा जाता है, तो वहां से लेकर हम देखें तो अलग अलग विचारकों में, उनमें मुख्य रूप से अरस्तु, फिर उसके बाद मैकियावेली और फिर मॉन्टेस्क्यू, इन विचारकों के चिंतन को भी अगर हम देखते हैं, इनके अध्ययन को भी देखते हैं, इनकी पुस्तकों को देखते हैं, तो जो व्यवहारवादी मान्यताएं हैं, अब व्यवहारवादी मान्यताओं में मोटा मोटा अगर हम देखें तो मुख्य रूप से वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, जो साइंटिफिक जो सोच है, चिंतन का जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, जो वो वहां भी अपनाई गई है। आप देखिए अरस्तु को इसी कारण से, क्योंकि पहली बार राजनीति को एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित और साइंटिफिक रूप से जो प्रस्तुत करने का काम जो अरस्तु ने किया, इसीलिए उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और फिर आधुनिक जो राज्य के रूप में राजनीति विज्ञान को जो आधुनिक स्वरूप दिया, वो मैकियावेली ने दिया, इसलिए उनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और मॉन्टेस्क्यू के विचारों में भी हमें वो जो तुलनात्मक जो स्थितियां हैं, जो साइंटिफिक जो मेथड्स है, वो अपनाए उन्होंने। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के उस समय आया वहाँ, लेकिन एक अनौपचारिक रूप में हमें वो मान्यताएं पहले भी देखने को मिलती है। लेकिन नेक्स्ट आप देख ही पा रहे हैं कि अगले जो बुलेट्स में, लेकिन एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में, एक औपचारिक रूप में ये जो व्यवहारवादी आंदोलन है, व्यवहारवाद है, ये जन्म होता है इसका द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ये द्वितीय विश्व युद्ध की उपज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों ये जो आप नेक्स्ट बुलेट्स देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1908 में आर्थर बेंटली की ये पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये पुस्तक एक तरह से व्यवहारवाद का जो आगाज, अगर पूरी विकास यात्रा हम देख रहे हैं, तो यहाँ इसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार जो आर्थर बेंटल ने अपनी इस महत्वपूर्ण कृति में, जो कि 1908 में उन्होंने लिखी, उन्होंने जो परंपरावादी दृष्टिकोण था इससे पहले, उस दृष्टिकोण को मृतप्राय कह दिया। मतलब एक तरह से आगाज यहाँ से कर दिया कि कहीं न कहीं एक नई क्रांति की, नई आंदोलन की जरूरत है। तो ये मृतप्राय उन्होंने उस अपनी इस द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इस पुस्तक में आर्थर बेंटल ने कहा। क्योंकि हम विकास यात्रा देख रहे हैं, मोटी मोटी जो उसकी आधारभूत बातें हैं वो विकास हम देख रहे हैं, तो यहाँ से उसका एक औपचारिक आगाज, अनौपचारिक रूप से, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ परंपरावाद के प्रति असंतोष इन्होंने जाहिर किया आर्थर बेंटले ने। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कृति आती है ग्राहम वाल्स की, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, तो उसमें उन्होंने मानव व्यवहार की बात करी। देखिए आप, अब यहाँ मानव व्यवहार की बात ही, मानव व्यवहार जो केंद्र बिंदु है वो व्यवहारवाद का है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस क्रांति ने जन्म लिया, उन्होंने राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के अध्ययन में मानव व्यवहार पर जोर दिया कि मानव केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं, मानव व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। उन संस्थाओं में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम जाके राजनीति जो तथ्यों को सही रूप से समझ सकते हैं। तो 1908 में ग्राहम वाल्स ने जो अपनी उस पुस्तक में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, उसमें ये बात कह दी थी, आप देखिए, जिन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया था। तो इससे भी आपको पता लगता है कि किस तरीके से वो बात आगे बढ़ती है। व्यवहारवाद का जो आधार है वो क्या है? अनुभववाद। नेक्स्ट आप जो देख पा रहे हैं कि, और जो व्यवहारवाद का आधार अनुभववाद और जो अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति, जो एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक जो पद्धति है, तरीका है अध्ययन का, और ये अपनाया। और ये ही जो बात है, मतलब अनुभववाद का जो जनक है वो लोक, जो कि संविधावादी, समझौतावादी विचारक है, उनको कहा जाता है। किस प्रकार चीजें आगे बढ़ रही है, किस प्रकार इसका जो विकास हो रहा, आप देखिए कि जॉन लॉक को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। मतलब
जो अनुभववाद का जनक, देखिए आप, क्योंकि उन्होंने भी जो पूरा चिंतन था, जॉन लॉक ने जो समझौतावादी जो अपने विचार दिए थे, किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का जो उन्होंने समझौतावादी सिद्धांत दिया था, वो अनुभववाद पर आधारित था। मतलब उस काल में भी और उन्होंने अनुभववाद पर जोर दिया था। तो उनके चिंतन में अनुभववादी हमें द्रष्टव्य होती है, दृष्टिकोण जो अध्ययन पद्धति। तो यहाँ व्यवहारवाद भी अनुभववाद पर आधारित था। तो उसका विकास वहाँ भी, इसलिए उसकी विकास यात्रा में इस बात को भी हम भूल नहीं सकते हैं। और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अनुभववाद का जो जनक है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है विद्यार्थियों। और ये जो ऊपर मैंने पुस्तकें बताई है, ग्राहम वाल्स की, आर्थर बेंटले की, ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो आपको ध्यान रखनी है, एक एक बातें मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ शामिल की है कि आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकती है सिद्ध ये। और यहाँ आपके जो व्यवहारवाद की विकास यात्रा में भी आपको इनको शामिल करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बस इसी से आगे बढ़ते हैं, कोई भाग दो अलग से नहीं है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यवहारवाद का कैसे और फिर आगे विकास होता है। अब वास्तविक रूप में जो आधुनिक दृष्टिकोण की जो जिसको हम शुरुआत भी कहते हैं, और उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान भी जो था, जो इसमें आप पहला जो बुलेट्स देख रहे हैं आगे, किस प्रकार ये व्यवहारवाद जो आगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जन्म लेता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है चार्ल्स ई मेरियम। तो व्यवहारवाद के विकास में भी, क्योंककि आधुनिक दृष्टिकोण का ही जो प्रथम चरण है ये व्यवहारवाद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, आप इसको थोड़ा अलग करके ना देखें। जो आधुनिक दृष्टिकोण हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वहाँ उस आधुनिक दृष्टिकोण को आप दो भागों में डिवाइड करके समझेंगे। मतलब पहला जो उसका चरण था वो व्यवहारवाद, और आधुनिक दृष्टिकोण में ही फिर दूसरा चरण उत्तर व्यवहारवाद। और मजे की बात यहाँ पर विद्यार्थियों ये है कि जो व्यवहारवाद के जिन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने ही फिर उत्तर व्यवहारवाद को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, डेविड ईस्टन। वो आगे हम देखेंगे भी, क्योंकि वो खुद संतुष्ट नहीं हो पाए अपनी इस क्रांति से वो, लेकिन आगे की बात है। यहाँ आपको अभी व्यवहारवाद समझना है, व्यवहारवाद की विकास यात्रा हम देख रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखेंगे। चार्ल्स ई मेरियम, ये नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। 1925 की जो उन्होंने उनकी पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो पुस्तक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी और व्यवहारवाद के हिसाब से भी। इस पुस्तक को जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुभववादियों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। देखिए आप, अनुभववाद का जनक हमने देखा कि लोक उस समय, लेकिन क्योंकि हम व्यवहारवादी क्रांति के हिसाब से देखें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आरंभ हुई, लेकिन उस अनुभववाद की जो प्रेरणा दी थी, वो वास्तविक प्रेरणा जो मिली थी वो चार्ल्स ई मेरियम की इस कृति से, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स से, यहाँ से मिली थी। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि व्यवहारवादियों की जो प्रेरणा स्रोत, अनुभववाद का जो प्रेरणा स्रोत है, जनक आपसे पूछा जाए तो वो जॉन लॉक, लेकिन प्रेरणा स्रोत है वो है चार्ल्स ई मेरियम, और उसकी जो पुस्तक है वो। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ चार्ल्स ई मेरियम ने अनुभववाद के रूप में प्रेरणा तो दी आगे जो इससे पूरी राजनीति अध्ययन में, लेकिन और महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, महत्वपूर्ण जो आगे चीजें बढ़ी, जो विकास हुआ, वो ये कि चार्ल्स ई मेरियम का ही एक योगदान था। और उन्होंने क्या किया कि राजनीति शास्त्र को जो अन्य जो समाजशास्त्र थे, जिसमें अन्य जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, जिसमें आपका समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सांख्यिकी शास्त्र, तो ये अन्य समाज शास्त्रों के साथ राजनीति शास्त्र को जोड़ने का प्रयास किया। मतलब उनको जोड़कर, जिसको हम मतलब अध्ययन करने की बात करी, उनकी जो अध्ययन पद्धतियां थी, उनके जो अध्ययन के तरीके थे, उनको राजनीति शास्त्र में अपनाने पर बल दिया। इसको हमने पहले भी देखा था, इसको बोलते हैं हम अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। वो जो तरीका इन्होंने अपनाने पर बल दिया, और ये व्यवहारवादियों ने इस पर काफी जोर भी दिया था। तो इस पर जोर चार्ल्स ई मेरियम ने ही दे दिया था। विद्यार्थियों नेक्स्ट बुलेट्स में आप देख रहे हैं 3 विचारकों के नाम और 3 उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये जो तीनों इनको व्यवहारवाद के विकास में या व्यवहारवाद को और आगे बढ़ाने में, या वास्तव में जो उसकी द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान चार्ल्स ई मेरियम का तो रहा ही, जो प्रारंभिक योगदान, लेकिन बाद में
ये हर्बर्ट साइमन और डेविड स्टन, आमंड कोलमैन, सॉरी आमंड कोलमैन नहीं, लास्टवेल एवं केपलान, ये नाम मिस हो गया मेरे से। तो लास्टवेल एवं केपलान, तो ये तीन जो नाम आप देख रहे हैं, जिसमें हर्बर्ट साइमन की जो पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और लास्टवेल एवं कैपलान की पावर एंड सोसाइटी, और डेविड स्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो तीनों पुस्तकें हैं, ये तीनों जो विचारक हैं, तीनों जो राजनीति शास्त्री है, इन्होंने व्यवहारवाद को और आगे बढ़ाने में इन पुस्तकों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को किस प्रकार वैज्ञानिक स्वरूप देने में काफ़ी और महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उनकी व्यवहारवाद के विकास में इनको भी महत्वपूर्ण रूप से याद किया जाता है चार्ल्स मेरियम के बाद। और आगे इसके विकास को हम देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिकागो विश्वविद्यालय का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस व्यवहारवादी क्रांति में, व्यवहारवादी आंदोलन में, क्योंकि शिकागो जो विश्वविद्यालय के जो महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्री थे, जो चिंतक थे, उन्होंने इसमें काफ़ी, इसलिए व्यवहारवाद के उदय में या इस क्रांति के उदय में शिकागो विश्वविद्यालय का काफ़ी योगदान माना जाता है। तो ये आपको ध्यान भी रखना है, शिकागो विश्वविद्यालय का शिकागो स्कूल भी कहते हैं। और उसमें जो ये त्रिमूर्ति की जो बात यहाँ की जा रही है, टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हैरोल्ड लॉसवेल, इन्हें तो बिल्कुल त्रिमूर्ति का नाम तो दिया ही है। और इससे महत्वपूर्ण ज़्यादा बात यह है कि इन तीनों विचारकों को, इन त्रिमूर्ति को अभिनव राज विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। मतलब नवीन राजनीतिक विज्ञान का संस्थापक, राजनीतिक विज्ञान को नवीन जो स्वरूप, जो वैज्ञानिक स्वरूप, इससे पहले परंपरागत दृष्टिकोण में जो संकुचित स्वरूप था उससे अलग हटके वो जो देने में योगदान रहा इस शिकागो विश्वविद्यालय के तीनों जो प्रोफेसर थे, ये तीनों राजनीति शास्त्री, इसलिए इनको तिगड़ी त्रिमूर्ति ये कहा गया। तो इनको अभिनव राज विज्ञान का संस्थापक भी इसलिए कहा जाता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं और भी महत्वपूर्ण बात कि व्यवहारवाद को बौद्धिक स्वरूप में, मतलब इसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो दो विचारकों को यहाँ दिया है और दो पुस्तकों का नाम लिया गया है। एक चार्ल्स मेरियम की तो बात हमने करी है, जो कि 1925 में उनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसके साथ साथ हैरोल्ड लॉसवेल की ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है, और ये इस ने भी काफ़ी योगदान हैरोल्ड लॉसवेल का तो रहा ही था, ये भी शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तो इनकी ये जो पुस्तक है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये भी काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण रहा और बौद्धिक रूप से जो व्यवहारवाद को स्थापित करने में इनका भी काफ़ी योगदान रहा, दोनों का, चार्ल्स मेरियम और हैरोल्ड लॉसवेल का। ये दोनों पुस्तक भी विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण, मतलब चार्ल्स मेरियम की पुस्तक की तो मैंने बात करी है, लेकिन ये जो लॉसवेल की पुस्तक है 1936 में उन्होंने लिखी थी, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें उन्होंने जो बात करी थी वो पावर की बात करी थी, शक्ति की बात करी है। राजनीति को, मतलब राजनीति विज्ञान को या राजनीति को शक्ति का अध्ययन का विषय उन्होंने बताया था, शक्ति को केंद्र में रखा था। इनके अनुसार शक्ति का बंटवारा और शक्ति को आकार देना ही राजनीति है, मतलब शक्ति ही इनके हिसाब से राजनीति का जो केंद्रीय जो विषय है वो। हालांकि इसकी जो जिक्र हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था जब आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा था, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो वैसे भी जो आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारवाद वो व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताते हैं। कैटलिन ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान तक कह दिया था, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे और विकास यात्रा इसकी बढ़ती है। चार्ल्स मेरियम, देखिए आप और आगे बढ़ते हैं और वो किस प्रकार इस कृति से, जिस प्रकार उन्होंने अनुभववाद की प्रेरणा दी, उन्होंने किस प्रकार शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु माना और आगे राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने में उनका योगदान तो रहा ही, बौद्धिक रूप से स्थापित करने में भी उनका योगदान रहा। इसी बीच जो चार्ल्स मेरियम है वो सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल के वो अध्यक्ष बनते हैं, और पहली बार इस संस्था की स्थापना होती है, उसको जो प्रथम अध्यक्ष है वो चार्ल्स मेरियम बनते हैं। और उसके अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने राजनीति को एक विज्ञान मतलब का स्वरूप देने का उन्होंने नारा दिया, राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने का नारा, नवीन स्वरूप उनको देने का नारा, मतलब उसमें जो उसके अध्ययन में एक साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक जो तकनीकें हैं, शोध पद्धतियां, उसको अपनाने पर उन्होंने काफ़ी बल दिया। और नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि शिकागो जो विश्वविद्यालय था वो व्यवहारवादियों का एक तरह से गढ़ बन गया, व्यवहारवाद का गढ़ बन गया, इस सोच का गढ़ बन गया।
और वो उसमें जो योगदान था चार्ल्स सी मेरियम का था। चार्ल्स सी मेरियम के प्रयासों से ही ऐसा ये हो पाया। उन्होंने किस प्रकार ये जो तलक थी, ये जो स्थितियां थी, किस प्रकार परंपरावादी दृष्टिकोण की जो कमियां थी उसको उजागर करके और किस प्रकार एक व्यवहारिक स्वरूप राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने में उन्होंने जो प्रेरणा दी, तो शिकागो विश्वविद्यालय को एक तरह से इसका गढ़ बना दिया, क्योंकि बहुत सारे जो राजनीति शास्त्री थे वो इस आंदोलन में, इस क्रांति से वो जुड़ गए। और नेक्स्ट आप देख ही पा रहे हैं कि अगर मोटे मोटे हम देखें तो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारे कई राजनीति शास्त्री थे वैसे तो, लेकिन ये नाम जो मैंने यहाँ दिए ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इनका सबका व्यवहारवाद के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसमें से कुछ नाम तो पहले भी आपने देख लिए, बाकी ये कुछ और नाम है: चार्ल्स सी मेरियम, हेरोल्ड लॉसवेल, डेविड स्टन, आमंड कोलमैन, कार्ल डायच, एडवर्ड शिल्स, रॉबर्ट डहेल, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमेन, लिपसेट, वीओके जूनियर, लुशियन पाई, किलपैट्रिक। तो ये सारे नाम कुल मिला के जिन्होंने कि व्यवहारवाद के विकास में अपनी जो महत्वपूर्ण योगदान दिया इनका, तो ये सारी जो पूरी विकास यात्रा एक संक्षेप में, एक मोटा मोटा रूप में जो रही वो आपको यहाँ बताई गई है विद्यार्थियों। तो इससे आपको कुछ न कुछ एक बात पता लगी होगी कि किस प्रकार जो परंपरावाद से और व्यवहारवाद का जो विकास होता है, आधुनिक दृष्टिकोण जो एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में जन्म लेता है, उसका जो पहला चरण है व्यवहारवाद है, वो कैसे कैसे किन किन विचारकों के योगदान से कैसे कैसे पूरी उसकी जो विकास यात्रा जो हमने बिल्कुल यूनानी काल अरस्तु से लेकर और पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में जो व्यवहारवाद आता है वहां तक की बात जो करी, तो ये पूरी जो विकास यात्रा आपको जरूर ध्यान रखनी है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, इनमें जो मैंने आपको बातें बताई है, ये विकास यात्रा बताने का मेरा उद्देश्य केवल आपको कोई ये चीजें रटाना नहीं है कि केवल आप इन पॉइंट्स को रट लें। विद्यार्थियों, केवल विकास यात्रा के रूप हो सकता है आपसे बड़े क्वेश्चन के रूप में इसकी विकास यात्रा नहीं पूछे, व्यवहारवाद का विकास नहीं पूछे, लेकिन उससे ज्यादा इसमें जो पुस्तकें मैंने बताई है वो, इसमें जो विचारक वो आपको जरूर मतलब ध्यान रखना है। वो कई जगह आपके काम आएंगी आगे, कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है जो इस चैप्टर से पूछी जाती रही हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जो विकास यात्रा को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। विद्यार्थियों, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, और वो है व्यवहारवाद के उदय के कारण, जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो पूरा व्यवहारवाद की विकास यात्रा हमने देख ली। अब हम ये देखेंगे कि व्यवहारवाद ने उदय क्यों लिया, मतलब इस क्रांति को आना क्यों पड़ा, इस क्रांति की जरूरत क्यों थी, इस क्रांति का उदय क्यों हुआ, ऐसे क्या रीजन है, ऐसे क्या कारण है, ऐसी क्या स्थितियां थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी। वो सारे कारण हमें देखने होंगे, समझने होंगे, तब हमें व्यवहारवाद की महत्वता पता लगेगी, और वो कारण भी हमें जानने को मिलेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट्स के रूप में, और इन पॉइंट्स को हम समझेंगे। तो ये कुछ कारण हैं जो व्यवहारवाद को जन्म देने में, व्यवहारवाद के आगाज करने में कुछ ये कारण सहायक रहे। तो इनको एक एक को हम समझते हैं। विद्यार्थियों, इसमें पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। ये काफी महत्वपूर्ण रीजन रहा, काफी महत्वपूर्ण कारण रहा ये व्यवहारवाद के उदय में। क्यों? क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि जैसा मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूं कि व्यवहारवाद मतलब आधुनिक दृष्टिकोण। अब इससे पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें जो अध्ययन पद्धतियां अपनाई जा रही थी, पूरा जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण के प्रति ही असंतोष रहा कुछ राजनीति शास्त्रियों में। और वो क्यों रहा? क्योंकि ये देखा गया कि जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसका जो पूरा राजनीतिक शास्त्र को, राजनीति को अध्ययन करने का तरीका था वो पूरा संकुचित था। मतलब जैसा कि आपने देखा, हमने पढ़ा था कि परंपरागत दृष्टिकोण में जो जोर दिया गया था, राजनीति को समझा गया था, केवल उसको सीमित किया गया राज्य तक, सरकार तक, उनकी संस्थाओं तक। मतलब वहां केवल राजनीति का एक संस्थात्मक और औपचारिक अध्ययन करने पर बल दिया गया था। वहां केवल उनका बारीकी से कोई व्यवहारिक अध्ययन की बात नहीं की गई थी। जबकि व्यवहारवादियों का ये मानना था, या आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ राजनीतिक शास्त्री आगे आए, उनका ये मानना था, उनका इस
परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष था। उनका मानना था कि जो राजनीति विज्ञान को या राजनीति को बेहतर रूप से समझने के लिए, राजनीति के अध्ययन के लिए या राजनीतिक पहलुओं को, राजनीतिक घटनाओं को, राजनीतिक समस्याओं को हम कब समझ सकते हैं? केवल उनको उनके संस्थापक या औपचारिक अध्ययन से, काल्पनिक अध्ययन से नहीं समझ सकते हैं, बल्कि उन संस्थाओं में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन लोगों, उनके जो व्यवहार है, मतलब मानव व्यवहार, उसको समझना पड़ेगा। संस्थापक अध्ययन के बजाय, संस्थागत अध्ययन के बजाय हमें जो व्यवहारिक अध्ययन करना पड़ेगा, संकुचित अध्ययन की बजाय हमें व्यापक तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। उन जो तकनीकों की बजाय जो कि अपनाई जा रही थी परंपरागत दृष्टिकोण में, जो संकुचित अध्ययन पद्धतियां थी, चाहे वो निगमनात्मक काल्पनिक अध्ययन पद्धति हम कहें, चाहे तुलनात्मक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, तो उन अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष था इन विचारकों में। इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीति की वास्तविकताओं को समझने के लिए ये जो दृष्टिकोण है ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए कुछ नवीन दृष्टिकोण, नवीन मेथड्स, नवीन तरीके अपनाने होंगे। तो ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि उसी दौर में देखा गया कि परंपरागत दृष्टिकोण तो इतना संकुचित अध्ययन कर रहा था, लेकिन अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे, जिसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, तो सांख्यिकी, तो उन जो अन्य समाज विज्ञान के जो अन्य समाज विज्ञान थे, उनकी जो अध्ययन पद्धतियां, उनकी जो मेथड्स, उनके जो अध्ययन के तरीके, वहाँ जो तकनीकें अपनाई जा रही थी, उससे प्रेरणा ली। मतलब कि राजनीति विज्ञान में भी उन पद्धतियों को, उन तकनीकों को, उन स्थितियों को अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम राजनीति को भी हम वैज्ञानिक स्वरूप दे सकते हैं, जो कि एक पहले काल्पनिक स्वरूप उसका था। उसकी बजाय तो जो उन विचारकों को, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जो विचारक थे, जो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक थे, उनका ये मानना था कि इसको नवीन स्वरूप देना होगा, और अन्य अन्य समाज विज्ञानों में ये नवीन पद्धतियों को, नवीन सिद्धांतों को अपनाया जा रहा था, तो उससे वो प्रेरणा मिली, और इसलिए फिर राजनीति में भी एक ये नवीनता और वैज्ञानिकता लाने की बात हुई, और फिर वो व्यवहारवादी क्रांति के रूप में, व्यवहारवादी आंदोलन के रूप में आई। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, शोध हेतु वित्तीय सहायता। कुछ पहले जो वित्तीय फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो यहाँ ये हुआ कि राजनीति को नवीन स्वरूप देने के लिए कई एजेंसियां, कई ऐसी जो फाइनेंशियली भी कुछ प्रमोट किया गया, वित्तीय सहायता मिली उन राजनीतिक शास्त्रियों को। जैसे आपको बताया कि शिकागो विश्वविद्यालय में इसका एक तरह से गढ़ बन गया, इसका काफ़ी इस पर रिसर्च हुआ, काफ़ी इस पर जोर दिया गया, तो कुल मिला के कुछ वित्तीय सहायता भी मिली। इसको लेकर नवीन पद्धति अपनाई जाए, राजनीति विज्ञान को नवीन स्वरूप दिया जाए, इसमें जो कमियां हैं राजनीतिक वास्तविकताओं को, उन घटनाओं को, उनको समझने के लिए, या एक उनका व्यवहारिक अध्ययन करने के लिए, तो उसके लिए जो कई प्रोत्साहन मिला, उसके लिए वित्तीय सहायता मिलती। ये भी एक रीजन था, ये भी एक कारण था कि व्यवहारवाद को का उदय हुआ और व्यवहारवादी क्रांति आई, जो कि अनेक जो राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने इस काम में एक तरह से वो जुट गए। उन्होंने राजनीति विज्ञान को, राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने में, उसको जो अनुभववादी स्वरूप देने में अपना मतलब सर्वस्व उन्होंने लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, नवीन राज्यों का उदय। इसका मतलब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से ही ये व्यवहारवाद का आगाज होता है, और एक्चुअली में हुआ ये कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व पटल पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उभर कर सामने आए। मतलब उनको कई साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी ताकतें थी, उनसे आज़ादी मिली थी, जिसमें भारत भी एक था। तो ऐसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश थे। तो ये देखा गया कि ये कमी पाई कुछ विचारकों ने कि जो उस समय जो राजनीति को समझने का जो तरीका था, राजनीति अध्ययन का जो तरीका था, वो इन देशों की राजनीति व्यवस्था को समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो पुराना था, संकुचित था, और वो केवल जो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की व्यवस्थाओं को समझने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए ही था, उसी दृष्टिकोण। लेकिन इन जो नवीन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं उभर के सामने आई थी, इनके लिए कुछ न कुछ नवीन तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ नवीन पद्धतियों को जन्म देना पड़ेगा, कुछ नवीन सिद्धांत खोजने पड़ेंगे, तब जाके इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान में नवीन जो तरीकों को अपनाने को इसलिए बल मिला, और फिर वो व्यवहारवादी आंदोलन के रूप में वो क्रांति आई।
विद्यार्थियों, हमने एक पॉइंट ये मिस कर गए, तो इसको मैं समझ लेता हूँ। ये एक पॉइंट पहले भूल गया मैं। तो अध्ययन की नवीन पद्धतियों का प्रयोग, इसको हम पहले देख भी चुके हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर वही कि जो परंपरागत दृष्टिकोण में जो अध्ययन की जो पुरानी पद्धतियां अपनाई जा रही थी, जो मैंने बताया पहले आपको कि दार्शनिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति, तो वो पद्धतियां कहीं न कहीं संकुचित थी, पर्याप्त नहीं थी। अब राजनीति में नवीन पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया जाने लगा था। जैसा कि हमने देखा था आधुनिक दृष्टिकोण में कई नवीन पद्धतियों को अपनाने पर यहाँ बल दिया गया, नवीन पद्धतियों को जन्म मिला, जिसमें समाज वैज्ञानिक पद्धति, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, जो हमने देखी थी कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की जो सिद्धांत तकनीकी को अपनाने पर बल दिया गया, तो वो अन्य उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति शास्त्र को। तो वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, तो ये जो अध्ययन, या इसके अलावा व्यवहारिक जो अध्ययन पद्धति, जिसमें कई जो वैज्ञानिक पद्धतियां थी, सर्वेक्षण, जो सांख्यिकी, जो ग्राफ्स के द्वारा, या जो अनेक प्रतिरूप, ये ऐसी जो गणितीय, जो ज्यामितीय जो पद्धतियां थी, उनको अपनाया गया व्यवहारिक अध्ययन पद्धति के तहत, व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के तहत। तो यहाँ उन अध्ययन पद्धतियों, नवीन अध्ययन पद्धतियों ने जन्म लिया, और वो सारी राजनीति को एक नवीन स्वरूप देने में काफी कारगर भी सिद्ध हुई। तो ये भी एक कारण था कि जो उन परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से नवीन पद्धतियों को अपनाने पर मतलब उनका जो प्रयोग किया गया, और वो उनको प्रयोग अच्छा लगा, राजनीति को उन्होंने एक वैज्ञानिक स्वरूप देने में, एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह राजनीति को समझने का प्रयास किया गया। और ये माना गया कि राजनीति को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह अगर यहाँ जो शोध किया जाए, पर्यवेक्षण किया जाए, तो राजनीतिक घटनाओं को, राजनीतिक पहलुओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, और निष्पक्ष तरीके से यहाँ अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट, देखिए विद्यार्थियों, एक पॉइंट यहाँ आपको स्लाइड में शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ और शामिल कर रहा हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। देखिए ये भी आप नोट कर लें। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव ये भी एक कारण रहा कि इस द्वितीय विश्व युद्ध जो चला 1939 से लेकर 45 तक, इसमें ये समझा गया राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा कि राजनीतिक की जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो पहलू है, कई जो बातें हैं, उनको समझने के लिए जो उससे पहले जो दृष्टिकोण था वो कहीं कहीं पर्याप्त नहीं था। कुछ नवीन दृष्टिकोण को, नवीन सिद्धांतों को, नवीन तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, नवीन जो पहलुओं को देखना पड़ेगा, वो पर्याप्त दृष्टिकोण नहीं था। ये एक तरह से महसूस किया गया। तो ये भी एक रीजन था, ये भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा जो देखा गया किस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थितियां बनी, और अलग अलग व्यवस्थाएं, जिसमें नाजीवाद, फाशीवाद, जो तो पूरा समझा गया, पूरी विचारधारात्मक जो पहलू देखे गए, इस प्रकार नई नई विचारधाराओं ने जन्म लिया, और फिर आगे किस प्रकार वैचारिक युद्ध भी हुआ। तो कहीं न कहीं ये जो अध्ययन का तरीके की प्रॉब्लम मानी गई कि अध्ययन दृष्टिकोण सही नहीं था, राजनीति को कहीं न कहीं सही रूप में समझा नहीं गया, इस कारण से ये युद्ध जैसी स्थितियां बनी। अब आगे ऐसी स्थितियां नहीं बने, इसके लिए बेहतर तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, विचारधाराओं को समझना पड़ेगा, उन राजनीतिक घटनाओं को, समस्याओं को, उन पहलुओं को समझना पड़ेगा। तो फिर आगे शायद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या हैं उनका समाधान भी किया जा सके, और राजनीतिक व्यवस्थाओं को राज्य सरकार और उनके जो संस्थागत अध्ययन के साथ साथ उनके व्यवहारिक अध्ययन को भी समझना पड़ेगा। तो ये तभी जाके राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा सकता है, और राजनीतिक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये सारे जो रीजन, हालांकि मैंने थोड़ी डिटेल से बता दिए, आप लेकिन बस ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यवहारवाद को लेकर अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहाँ आपको उदय के कारण भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अर्थ परिभाषा बतानी है ही, तो वो पहले हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन उदय के कारण भी बताने पड़ेंगे। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप जो इनको मैंने समझा दिया आपको, तो इनको आप अपने शब्दों में जितनी वहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो उतना ही शब्दों में आप शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते हैं। थोड़ा डिटेल से मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आज हमने ये पूरे किए हैं विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट जो व्यवहारवाद की टॉपिक है, जिसमें कि व्यवहारवाद की जो प्रमुख लक्षण, विशेषता, वो भी हम देखेंगे। फिर जो बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, उसमें डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवहारवाद के मान्यताएं क्या हैं, वो हम डिटेल से देखेंगे। फिर इसकी कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, हम समालोचना करेंगे कि इसकी क्या
सीमाएं रहीं, कमियां रही और क्या फिर इसका योगदान रहा, वो भी आगे की वीडियोस के माध्यम से हम देखेंगे। तो बस आज के वीडियो में हम बस अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे। बस आशा है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपकी बस जिम्मेदारी ये कि आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें, इस श्रृंखला के साथ उनको भी जोड़ें, जिससे कि घर बैठकर जो आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ पाएं और आपकी स्नातक स्तर की तैयारी के साथ साथ आगे के लिए भी आप पीजी और अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी आप साथ साथ कर पाएं। यही हम अपेक्षा करते हैं, इनको बेहतर तरीके से इनका उपयोग कर पाएं। जितनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं, आप इनका पूरा पूरा लाभ उठा सकें और अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें विद्यार्थियों, आप प्रतिक्रियाएं नहीं देते, आप प्रतिक्रिया देंगे, आपको क्या कमियां लगी, क्या और कुछ जानना है, क्या कुछ समझना है, आपको जो पढ़ाने के तरीके में कोई आपको कमियां लगती है, दिक्कत लगती है, तो वो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों के साथ साथ आप कमियां भी आप बता सकते हैं। सारी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।